हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज जो पेपर अपन ने पिछली बार किया था उसका सेकंड पार्ट अपन अपलोड करने वाला हूं मैं, क्योंकि उसी के वीडियो बना रहा हूं। और जितने भी वहां पर मेरे 4-5 सवाल मैंने कवर किए थे, आगे के सवाल मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए मैं सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को जितना आप फैला सकते हो वो फैला दीजिए। बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप नो डाउट इसको लाइक कीजिए, और जो भी आपके सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हो। तो देखो, ये पहला सवाल आज की क्लास का पहला सवाल है इस पेपर का। तो ये 24वां सवाल है। 28/3/2016 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। 28/3/2016 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और इस पेपर का ये 24वां सवाल है। बढ़िया, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। क्या है, एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदी। उसने 80 किलो आलू 50% के लाभ पर तथा शेष आलू 25% की हानि पर बेचे, तो कुल या लाभ या हानि ज्ञात करो। ऐसा सवाल गारंटी है मेरी, लिखवा के ले लो। रेलवे के अंदर फिर पूछेगा जब एनटीपीसी की एग्जाम लगेगी 15 दिसंबर से। तो समझो, देखो इसको। अब लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले 120 गुना 24 करेंगे, आखिरकार कितने का खरीद के लेके आए, फिर कितना निकालेंगे, फिर 80 गुना 24 करेंगे, फिर जो बच गया 40 गुना 24 करेंगे, उसका लाभ या हानि प्रतिशत लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं फिर बता दूं, अगर आप इसको किताब में देखोगे या किसी और सीधे से देखोगे तो क्या होगा, 20 गुना 24, 1 किलो आलू 24 रुपए के, तो 20 किलो आलू कितने के, तो 120 गुना 24 करोगे, इतने रुपए आपने खर्च करके आए। 80 किलो आलू मतलब 80 गुना 24, इतने रुपए के आपने 50% के लाभ पर बेच दिया। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कैसे करोगे। क्यों? क्योंकि 24 रुपए किलो सब जगह सेम है। तो आप एक काम करो, 1 रुपए किलो ले लोगे तब भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना है। तो अगर मैं बात करूं कि यार 120 किलो आलू है, इसमें से 80 किलो, और मैंने ये मान लिया कि 1 किलो 1 रुपए केजी है। सर ऐसा क्यों मान लिया, इसमें तो चॉइस है मेरे दोस्त। ये आंसर में अगर प्रतिशत में नहीं पूछता तो मुझे ये चॉइस ही लेना जरूरी था, लेकिन अगर प्रतिशत में निकालना है तो कोई जरूरी नहीं है। तो 1 रुपए किलो, इसका मतलब 80 किलो जब आलू बेचे तो उसने 50% के लाभ पर बेच दिए, तो 80 का 50% आपको कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 40 रुपए का उसने यहां से लाभ कमा लिया। मानता है इस बात को। आलू बच गए कितने, 40। अगर इसको 25% की इसने हानि पर बेचा, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब हानि कितने रुपए की हो गई, 10 रुपए की हो गई। 40 रुपए उसने यहां से लाभ कमाया, 10 रुपए इधर हानि होगी। इसका मतलब कुल मिला के उसको 30 रुपए का लाभ हुआ। इतनी बात से सहमत हो आप? अगर उसे 30 रुपए का लाभ हुआ हो, कितने रुपए पर, 120 रुपए पर, और गुणा करूंगा मैं कितने से, 100 से। तो मेरे हिसाब से 0 से 0 कटेगा, ये 4 बार कटेगा, और 25 चौक 100। इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, और आंसर हो जाएगा C। तो आपने देखा ये मेरा मेथड, ये तरीका, ये सोचने का, ये अलग अंदाज आपके समझ में आया होगा। बाकी इसको करने वक्त अगर कर तो हर कोई लेगा। देखो, जितने भी एग्जाम में बैठते हैं, सवाल अगर वो घर पे ला करके उसको दे दे उनको पेपर, तो वो जितने भी एग्जाम में बैठेंगे बच्चे, सबके सब उस पेपर को कर देंगे। बात होती है अगर एग्जाम में आप करके आते हो तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई नंबर नहीं देने वाला। समझ गए बात को? तो ये अगर सवाल समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा से आप इस चीज को देखो। 1 रुपए प्रति केजी मैंने ले लिया। अब इसको मुख जबानी भी आप कर सकते हैं। देखो, मैंने मिटा दिया, लेकिन सवाल मुझे याद हो गया और मैं आपको मुख जबानी करके बताता हूं। अब सवाल ऐसा था कि 120 किलो आलू है, और वो 24 रुपए किलो, मैंने 1 रुपए किलो मान लिया। 80 किलो मतलब 80 रुपए के आएंगे। 1 रुपए किलो मान लिया तो 80 रुपए के आएंगे। 50% लाभ, 80 का 50% 40 हो जाएगा। इसका मतलब 80 जो किलो आलू वहां पर मैं 40 रुपए का लाभ कमा जाऊंगा। और अगर 40 जो आलू बचे उस पर मैं 25% की हानि, इसका मतलब 10 रुपए की हानि हो जाएगी। 40 का लाभ उधर से कमा रहे हो, 10 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब कुल मिला के 30 का लाभ हो रहा है। तो 30 का लाभ 120 और गुणा 100। तो ये सवाल मुखजबानी वाला सवाल था, इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ करना पड़ा। अब देखो, ये सवाल वह कौन सी संख्या है जो, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है
जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है। तो विभाजित है, तो आप देखो ऑप्शन में लिख बता देता हूं मैं, 900 ऑप्शन बी, 930 ऑप्शन सी, 960 ऑप्शन डी, 975। बहुत इजी सवाल है। मुझे यह भी पता है कि आप सब लोग जितने भी इसको अभी देख के इसको करेंगे तो वो सब के सब कर लेंगे, लेकिन बात ये नहीं है कि आप कर रहे हो, आंसर लेके आ रहे हो, उस टाइम के अंदर आंसर आना चाहिए जिस टाइम में आपको लेके आना है। दुनिया जितने भी होंगे वो सब बताएंगे इसको क्या, इनका एलसीएम लो, और जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो सीधी सीधी संख्या है, कल को इसी का अपडेटेड सवाल आएगा जिसमें शेषफल बचेगा, या फिर यहां पर कुछ और आएगा तो फिर उसका कुछ ना कुछ होगा। तो अब इसको कैसे करना है देखो मैं बता देता हूं आपको। आपने डायरेक्ट एक चीज देखी कि यार यहां पर 25 है, 25 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल संख्या पद्धति में अगर आपने पढ़ा हो भाजकता का नियम, तो 25 का भाग उसी संख्या में पूरी पूरी बार जाता है जिसमें लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 25 का भाग 75 में जाएगा, इसका मतलब इसमें जा सकता है क्या, इसमें जा रहा है, नहीं जा सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें जा रहा नहीं जा सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर या तो ए है या फिर डी है। बात समझ रहे हो। फिर मुझे समझ में आता है कि यार 30, अगर 30 को गुणा करूंगा तो 30 आएगा 15 गुणा 2, इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर 2 का भाग पूरा पूरा उसी संख्या में जाता है जिसका लास्ट का अंक सम हो, अंतिम एक अंक में अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या में, नहीं तो नहीं जाएगा। तो संख्या मेरे पास 2 बच गई, अगर ये 2 बच गई तो इसमें 5 है, संख्या 2 बच गई तो इसमें 5 है, तो क्या 5 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, 900। बाकी मुझे पता है इस चीज का एलसीएम लेके आप कर लोगे, आप माहिर बैठे हुए से कोई समस्या नहीं है, तो आप उस तरीके से कर लेना इस सवाल को, ठीक बात है। मैं सवाल अगला बताता हूं। तो इसी तरीके से अप्रोच अपना नहीं है, एलसीएम एचसीएफ के जितने भी सवाल आए आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन से उठाओ यार। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑप्शन से कर रहे हो और उसको पता चल गया कि आपने ऑप्शन से किया तो आपको नंबर नहीं देगा, और नंबर सारे मिलेंगे, बस शर्तें हैं कि आप सवाल टाइम पर करके आओ, और कोई समस्या नहीं है। तो समझो देखो एक सवाल, यदि अब ऐसे सवाल आपको चला करके गलत हो जाते हैं, यदि 3x प्लस 0.04 x बराबर 0.80608 है तो x का मान ज्ञात करो। ऐसा सवाल अब आप ये सिंप्लीफिकेशन मतलब कि 5वीं 6वीं का ये सवाल है, लेकिन आपके लिए मतलब ग्रेजुएशन लेवल की एग्जामिनेशन ही दिया है, पता नहीं क्यों दिया। तो आप कैसे करोगे, देखो जब भी ये पॉइंटों का सिस्टम बैठे आपको ऐसा लगे कि मैं कहीं ना कहीं गलत करने वाला, तो आप बेसिक से गुजर जाओ। बेसिक का मतलब ये कि इसको मैंने 3x लिख दिया, ये तो बचपन में मैडम ने पढ़ाया होगा कि अगर जितनी पॉइंट के बाद में जितने अंक उतनी नीचे 0 लगाने पड़ेंगे, तो ये x लगाना पड़ेगा, और नीचे 4। हाँ ये कट रहा है लेकिन अभी मत काटो इसको, तो मैं 4x को यहां लिख देता हूं बराबर 608 बटा, इसके नीचे 3 0 लगेगी। अब कहीं महारथी ऐसे गलती मत कर देना कि इधर से 2 0 इधर से 2 0 काट दे, अभी नहीं कटेगा, कटेगा जरूर लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा काम करने के बाद में। अब आप आराम से शांति से एलसीएम ले सकते हो इसका। अगर किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान लिया जाता है, एक का भाग अगर 100 में दोगे तो 100 बार जाएगा, 100 गुणा 3 करोगे तो शायद 300x हो जाएगा प्लस 4x, हाँ या ना। अगर मैं बराबर में लिखूं तो 4 608 बटा 1000 आएगा। अब आप काट सकते हो 2 0 से 2 0, कोई समस्या नहीं है। इधर से कितना हो गया 304x बराबर 608 बटा 10। अब देखो इजीली आपके सामने दिख गया कि यार ये इसका 2 गुना है, दिखाई दे रहा है, तो ये इसका 2 गुना, इसका मतलब ये 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा तो x बराबर 2 बटा 10। अब इसको भी आप काटने की कोशिश मत करना कि ये 2 से इसको 5 काट दूं, फिर आपको भाग देना पड़ेगा, गलती करोगे। इससे बढ़िया ये समझ में आता होगा आपके कि जब भी नीचे जितनी 0 और भाग देना है तो उतने ही अंक लगा के पॉइंट लगा देते हैं। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 0.2।
तो ये सब वो बारीकियां हैं जो आपको पहचाननी है। बाकी ये सवाल कौन नहीं करेगा, ये सब कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। फिर मैं क्यों करवा रहा हूं, मैं इसी वजह से करवा रहा हूं ताकि सवाल में कहीं गलती हो जाए तो आप गलती करके नहीं बैठ जाओ, और वो गलती ही आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। और एक बार गलती हो गई, आप टिक मार के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इनको आप कंप्लीट वीडियो जितने मैं बनाऊं, इस पेपर सोल्व कर रहा हूं, मैं हूबहू वैसे सोल्व करवाऊंगा जैसे अगर मैं एग्जाम दूं और मेरे सामने ये सवाल आए तो मैं कैसे सोल्व करूंगा। तो उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि इधर से ये एक्स घटेगा, ये पॉइंट जोड़ू क्या जोड़ू, नहीं देखो मेरे को कोई समस्या नहीं है, और ये तो आपको समझने में लगा है मुझे इतना टाइम, लेकिन इतना टाइम आपको भी नहीं लगेगा। तो सवाल अगला मैं करता हूं। अगला सवाल भी मतलब इजी आएंगे, पेपर अभी भी गारंटी है मेरी ऐसा ही आएगा, लेकिन आप क्या बोलोगे जब एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, तो यार पेपर तो बहुत इजी था, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम होता तो मैं कर लेता। मेरे दोस्त वो टाइम आज है तेरे पास, अभी संभाल ले और करते जाओ। देखो ये दी बालू, बेंजामिन तथा बाबर का औसत अंक 80 है तथा बेंजामिन व बाबर का औसत अंक 85 है, तो बालू का अंक ज्ञात करो। समझो देखो ये औसत का सवाल है, एवरेज का सवाल है, नो डाउट आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही सवाल को करना पड़ेगा, बिल्कुल सीधी सी बात। जैसे मैं बालू प्लस बेंजामिन प्लस बाबर, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये प्लस क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि औसत मैं बार बार बताता आ रहा हूं कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 3 कैंडिडेट है, बालू बेंजामिन और बाबर। अगर इनका औसत अंक 80 है, 80 का मतलब क्या समझ रहे हो, औसत का मतलब कि हर कोई के 80 अंक आ रहे हैं। इसका मतलब इसको 80, ये 80, ये 80, तो क्या 8 या 24 240 हो जाएगा क्या? अगर ये हो रहा है तो आगे इसने ये दे रखा है कि बेंजामिन और बाबर का औसत अंक 85 है। इसका मतलब बेंजामिन और बाबर का औसत अंक 85 है, तो 85 गुणा में 2 करूंगा तो 60 और 170 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 0 8 दूनी 16 और 170। तो अगर मैं बालू की बात करता हूं तो बालू जब तीनों को जोड़ता हूं तो 240, इस 2 का मुझे पता चल गया 170 है। इसका मतलब इसका कितना है, तो 240 माइनस 170, तो 0 14 में से 7 गए तो 7, और ये 70 अंक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। ये इजी सवाल है, ये इसमें कोई ज़्यादा भारी वाली समझने वाली और समझाने वाली कुछ बात मुझे लग नहीं रही। देखो मैं करता हूं अगला सवाल, जो कि बहुत बढ़िया सवाल, अब यहीं लिख देता हूं, देखो क्या मिटाऊंगा इसको। देखो ऐसा सवाल है अगला, क्या सवाल है, 0.05 गुणा 0.04 को हल करो, बताओ। ये स्टेशन मास्टर कोई देने लायक कोई सवाल है, लेकिन उसको पता है, उसको ये पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों में से इसको भी गलत करके जाएंगे। देखिए ऑप्शन में लिख देता हूं एक बार आपके पास, ऑप्शन लिखूंगा तो देखो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 0.2, ऑप्शन सी है 0.02 और ऑप्शन डी है 0.002। 0.002। अब देखो इस सवाल को ये क्यों दिया है, क्योंकि इसको पता है कि सबके अंदर 2 है, लेकिन पॉइंट कहां लगाना। अगर किसी भाई को नहीं पता, एक बिंदु की जगह 2 बिंदु लगा दिया तो हो गया ना गलत। कैसे करोगे, 4 पंजे 20 होता है। अब ये पॉइंट कब लगाओगे, कैसे लगाओगे, कहां लगाओगे, मैं बता देता हूं। जितने अंक छोड़ करके बिंदु है वहीं लगाओगे, 1 2 3,
तो 1 और 2 और 1 अंक और लगाना, तो यहाँ पर 0 यहाँ लगा हो गया। तो मैं अगर इधर कितनी 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद में क्या है बात वो फर्क पड़ेगा। इस 0 से भी कोई मतलब नहीं है, तो 0.02, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। सवाल फिर मैं बता रहा हूं ऐसा ही आएगा, बस शर्तें आपके समझने और समझाने की बात है कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हो हॉल के अंदर, वही बात के ऊपर डिपेंड करेगा। सिलेक्शन भी उसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने एफर्ट के साथ ये काम करते हो। अदरवाइज मेरे दोस्त तैयारी तो बहुत सारे कर रहे हैं, दुनिया कर रही है तैयारी तो 2 करोड़ के अंदर से, तो ये समझ लो 1.5 करोड़ तो फॉर्म मतलब तैयारी कर ही रही है। तो देखो अगला सवाल बहुत इजी सवाल है, ये सवाल सब कर लोगे आप, ये इस पेपर का 55वां नंबर का सवाल है। ये दी 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए, 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन बात एक ही है, प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। ऑप्शन में दे देता हूं 35, 16, 56 और 28। देखो इस सवाल को मेरा मन नहीं है करवाने का, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, आपको मैं बता देता हूं और आपको इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है ईमानदारी से। अगर जो भी इस वीडियो को यहां पर देख रहा है तो ये सवाल भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको क्या बताऊं मैं, आप कौन सा नशा करते हो ये मुझे नहीं समझ में आता। फिर तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपकी जीरो तैयारी है, अभी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है अगर ये सवाल भी नहीं आता तो। मैं फॉर्मूला बता देता हूं, इसमें MDS फॉर्मूला लगेगा, आप वो लगा के ही कर देना, ठीक है। MDS फॉर्मूला 7 40 बराबर 8 और कुछ दिन आएगा, वो जितने आंसर आए उतने आंसर आप करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल को करोगे जरूर। अगला सवाल मैं करवाता हूं। देखो ये चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है, या दूसरा सवाल करवा देता हूं। देखो सवाल ऐसा है, रूट x² + y² बराबर 25 है तो नहीं, तथा y बराबर 2x, तो x का मान ज्ञात करो। अब आपको कुछ भी नहीं करना, देखो ये एडवांस मैथ है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, सोचने की इसमें कुछ भी बात नहीं है। आपको पता है कि x² + y² बराबर 25 है, और आप अगर इसका अंडर रूट निकालोगे, अगर आप इसका अंडर रूट या इसका अगर ये रूट हटाना चाहते हो तो सामने वाले का स्क्वायर कर दोगे, मुझे पता है इस चीज का। बाकी आप और भी काम कर सकते हो, आपको ये दे रखा है कि y बराबर 2x, तो क्या मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो y² बराबर 4x² हो जाएगा क्या, हाँ या ना। अगर ये y² बराबर 4x² हो जाएगा, इस y² की जगह मैं 4x² रख दूंगा तो 4x² x², क्या 5x² का अंडर रूट हो जाएगा क्या, और बराबर कितना हो जाएगा 25। अब अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो रूट तो 5 हो जाएगा, और इधर से x² का रूट कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और बराबर में कितना है। बात समझ रही हो इस चीज को, ये बात समझ में आ रही है। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने,
रूट में दे रखा है या डायरेक्ट दे रखा है? देखो रूट में दे रखा है √5 √125। अब अगर मैं x का मान निकालना चाहता हूं तो x का मान निकालना चाहता हूं तो 25 बटा क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर ये √5 हो रहा है तो ये ऑप्शन में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये ऑप्शन में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या करो, x बराबर 25 बटा √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो आप। तो √5 गुणा √5 5 हो जाएगा, 5 से ये 25 5 बार कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 √5। हालांकि आप इस सवाल को ऊपर भी करके निकल सकते थे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में देखो, इसको एक बात बताऊं, ऑप्शन में इसने 5 √5 भी नहीं लिख रखा। ऑप्शन में बता देता हूं आपको क्या लिख रखा है इसने। ए ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 125 रूट में है, और ऑप्शन डी है √5। आप बोलोगे सर 5 √5 आपके आंसर आया तो ऑप्शन में तो कहीं 5 √5 दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप एक बात नहीं समझ पा रहे, क्या कि अगर मैं इस 5 को अंदर लेके जाऊंगा, देखो ये 5 लिखा हुआ है यहां पर, अगर इस 5 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये 25 हो जाएगा। अगर 25 गुना 5, क्या मैं इसके अंडर रूट लगा सकता हूं? तो क्या 125 रूट हो जाएगा? क्या आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसीलिए ये छोटे छोटे सवाल दिए जाते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं गलती करो, और गलती करो वो चाहता ही यही है। ठीक बात है। तो मैं करवाता हूं आज का ये क्लास का अगला सवाल, जो कि बहुत खूबसूरत सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आपको दिया था मैंने, वो सवाल आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखोगे। ठीक बात है। लिखो, देखो अगला सवाल। समझो, देखो बस 1 घंटे में, देखो ये बढ़िया सवाल है। क्या है सवाल? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये सवाल है। मैं गारंटी के साथ लिखवा लो मेरे से, ये फिर से आएगा। देखो सवाल नंबर 61, 8,750 रुपए साधारण ब्याज की दर से ब्याज की 8% दर से कितने समय में मूलधन का 6/25वां हो जाएगा? साधारण ब्याज की दर से किस समय में मूलधन का क्या हो जाएगा? कितने समय में इतने हजार रुपए साधारण ब्याज, रुपए का साधारण ब्याज 8% की दर से मूलधन का, अच्छा मूलधन का, ठीक है भाई, अच्छा सवाल है कि कितने साल में, कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज की दर 8% की दर से कितने समय में मूलधन का 6/25वां हो जाएगा? इसका मतलब जो साधारण ब्याज है वो इस मूलधन का 6/25। इसका मतलब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो साधारण ब्याज कितना होना चाहिए? तो 6,750 का आप कितना निकालोगे? 6/25 निकालोगे, हाँ या ना? अगर 6/25 निकालोगे, इसको मैं 25 से काटता हूँ, 75 बच गए कितने? अगर इसमें से 75 घटाओगे तो कितने बच गए? 2 और 1 125 हो जाएगा, और 125 25 पंजे 125 जीरो, इसका मतलब ये कट जाएगा। आप इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0 6 पंजे 30, 3 और 36 18 और 3 21। इसका मतलब आपका ब्याज कितना बनना चाहिए? 2100 रुपये। अब सिंपल सवाल हो गया ये, थोड़ा सा 6/25 दे करके ही सवाल को बड़ा कर दिया। बाकी ऐसा सवाल था कि 2100 रुपये कितने साल में? 8,750 रुपये के 8% की दर से साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं फॉर्मूला, आप सब जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है, PRT/100।
1 2 3 और 4, 4 चीज में से कोई भी 3 चीज मिल जाए, चौथी चीज आप निकाल लोगे। अगर आपको निकालना टाइम, तो टाइम समय बराबर SI इंटू 100। देखो ये 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा, बटा में P और R नीचे आ जाएगा, तो मूलधन गुणा दर। अगर मैं बराबर में करूंगा तो 2100 इंटू 100 बटा में मूलधन कितना 8750 और गुणा 8, यही आएगा। अगर मैं इसको जीरो से जीरो काट सकता हूं तो ये जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया, ये 2100 रुपये में इधर लिख देता हूं, ऊपर काट देता हूं मैं इसको, ये 2100 रुपये ब्याज का हो गया। अगर अब इसको आप काटोगे, देखो मैं 25 से काट देता हूं इसको, हालांकि एक काम करो 25 से काट देता हूं, 25 75, बच गया कितना 12, और 25 पंजे 125, तो 25 चौक 100। 7 से काट देता हूं इसको, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, और ये फिर कट जाएगा कितनी बार 6 बार, और 6 चौका 24, तो 24 है क्या ऑप्शन में, कहाँ गया, अच्छा अभी तो 8 हो रहे ना, तो 24 बटा ये 24, 6 चौका 24 और 8, 8 तिया 24, मतलब कि कितना आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। एक दो सवाल में और बताने की कोशिश में था, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अंधेरा भी हो गया, पता नहीं वीडियो जैसे थोड़ी सी क्लैरिटी में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको देख करके एंजॉय कर रहे होंगे। इनसे आप क्या सीखोगे, इस टाइप के सवाल जब भी आए, जो मैंने यहाँ पर करवा दिया आपने देख लिया, तो इस टाइप के जितने भी सवाल आए, वो सवाल आप जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन उन सवालों को आप छोड़ो नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फुल हेल्पफुल रहेंगे और फायदेमंद रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। धन्यवाद। ठीक हुए।